मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पूरे कॉलेज की मानी हुई कोल्ड ब्यूटी अचानक सबके सामने आकर सीधे मेरी बाहों में कूद पड़ेगी। यह नजारा देखकर वह लवसिक यंग मास्टर गुस्से से हरा पड़ जाता है। सभी को लगता है कि मेरी तो लॉटरी लग गई है, जो एक गॉडेस खुद आगे बढ़कर मेरा पीछा कर रही है। लेकिन सच तो यह है कि मैं उसे जानता तक नहीं था, बल्कि मुझे तो यह भी शक हो रहा था कि कहीं वह कोई ट्रूथ और डेयर हार गई हो, इसलिए मुझे मजाक का हिस्सा बना रही हो। लेकिन जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि मेरा प्यार पाने के लिए वह पूरी रात बॉयज हॉस्टल के नीचे खड़े रहने से भी नहीं हिचकिचाती है। जिस पर यहाँ तक कि जब कैफेटेरिया की फूड ट्रॉली उसके पैर से टकरा जाती है तब भी वह वहां से हटने को तैयार नहीं होती है। इस वक्त अपनी बाहों में उसकी बॉडी की गर्माहट और सॉफ्टनेस को रियल तरीके से फील करते हुए मैं घबराकर दोनों हाथ सिर के ऊपर उठा देता हूँ और सूखी आवाज में कहता हूँ, वो क्लासमेट, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम कहीं मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? जिस पर वह मीठी आवाज में कहती है, पति जी मुझे छोड़िए मत, मैं अब भी और केस चाहती हूँ। यह सुनकर मैं वहीं का वहीं जम जाता हूँ और तुरंत उसका माथा छूकर देखता हूँ। उसे बिल्कुल भी बुखार नहीं था। जिस पर मेरे मन में आता है, इसका दिमाग कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? तुम हान शाओयान हो ना? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती है, बल्कि पंजों के बल खड़ी होकर अपने गर्म और लाल होंठ मेरी तरफ बढ़ाने लगती है। उसके इस खुले हुए टेम्पटेशन का सामना करते हुए भी मैं किसी तरह अपना होश संभाले रखता हूँ। क्या यह वही कोल्ड गॉडेस है जो हमेशा सबसे दूरी बनाकर रखती है? मैं अपनी हथेली उसके माथे पर रखकर उसे रोकता हूँ, लेकिन वह सिर तिरछा करके क्यूट तरीके से नखरे करने लगती है, जिसे देखकर मैं बाहर से परेशान जरूर होता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा होता हूँ। हम दोनों की सांसें बेहद करीब आकर आपस में मिलती रहती हैं और पूरे 5 सेकंड तक यही चलता रहता है। फिर मैं कहता हूँ, क्लासमेट जरा ध्यान से देखो तो सही, मैं आखिर हूँ कौन? जिस पर वह कुछ देर के लिए चौंक जाती है। इसके बाद उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है। उस मुस्कान की मार इतनी खतरनाक थी कि मुझे लगता है जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा फटने वाला है। और फिर जब मैं अभी भी उस मुस्कान में खोया हुआ होता हूँ, तभी केवल 0.1 सेकंड के गैप में एक हल्की सी चू की आवाज सुनाई देती है, जिस पर मुझे पंख से भी हल्का लेकिन बेहद साफ एहसास होता है, क्योंकि उसने मेरे गाल पर किस कर दिया था। मैं पूरी तरह फ्रीज हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर का सारा खून उसी जगह पर जमा हो गया हो जहां उसने किस किया था। यह नजारा देखकर आसपास से गुजर रहे स्टूडेंट्स की आंखें लगभग बाहर निकलने लगती हैं। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? और भीड़ के बीच मौजूद किन शेंग, जो मेरा कट्टर दुश्मन होने के साथ साथ हान शाओयान का सबसे बड़ा एडमायर भी था, यह सब देखकर हाथ में पकड़ा फूलों का गुलदस्ता जमीन पर फेंक देता है। जियांगची, हरामखोर! यह कहते ही वह पागल बैल की तरह भीड़ चीर कर मेरी तरफ दौड़ पड़ता है। उसका मुक्का हवा को चीरता हुआ सीधे मेरे चेहरे की तरफ आता है, जिस पर मैं बस हल्का सा साइड हटता हूँ, एक हाथ उठाता हूँ और आराम से एक कदम आगे बढ़ता हूँ। उसकी पूरी ताकत तुरंत दूसरी तरफ निकल जाती है और फिर वह खुद लड़खड़ा कर लगभग गिर पड़ता है, जिससे उसकी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। खुद को संभालने के बाद वह कांपती उंगली से मेरी नाक की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाता है, तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तू आखिर है कौन? जिस पर आसपास तुरंत सन्नाटा छा जाता है और सभी की नजरें मेरी तरफ टिक जाती हैं। मैं बिना उसकी तरफ देखे ठंडे स्वर में कहता हूँ, स्पष्ट रूप से हान शाओयान खुद मेरे पास आई थी। यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स इसके गवाह हैं। फिर भी तुम झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनकर किन शेंग पूरी तरह निरुत्तर हो जाता है। उसका सीना गुस्से से भर जाता है, चेहरा लाल पड़ जाता है, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उसी समय एक गोरा और नाजुक हाथ धीरे से मेरी शर्ट खींचता है, जिस पर अगले ही पल पिघले हुए शहद जैसी मीठी आवाज सुनाई देती है, पति जी। यह सुनते ही किन शेंग के चेहरे पर भयानक अंधेरा छा जाता है। फिर वह एक कदम आगे बढ़कर हान शाओयान की कलाई पकड़ने की कोशिश करता है। शाओयान, होश में आओ, क्या इसने तुम्हें कोई दवा दी है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले चलता हूँ। जिस पर हान शाओयान ऐसे पीछे हटती है जैसे उसने कोई गंदी चीज छू ली हो। मुझे हाथ मत लगाओ। और फिर वह उसका हाथ झटक देती है। अगले ही सेकंड वह पूरा शरीर मेरे साथ चिपका लेती है। और तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे सिर्फ मेरे पति चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पति चाहिए। सबके सामने इस हालत में अब सफाई देना भी बेकार था। जितनी देर रुकता उतनी ही मुसीबत बढ़ती। जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूँ और इस बड़े से ह्यूमन पेंडेंट को, जो मुझसे चिपक चुका था, आधा खींचते और आधा संभालते हुए आगे बढ़ने लगता हूँ। भीड़ खुद रास्ता छोड़ देती है और मैं धीरे धीरे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ बढ़ता रहता हूँ। पीछे खड़ा किन शेंग हमें जाते हुए देखकर गुस्से से दहाड़ उठता है। हान शाओयान, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो। कल सुबह तक इंतजार करो। जिसके जवाब में किसी और स्टूडेंट की आवाज आती है, कल सुबह तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आज रात ही कॉलेज फोरम और सभी ग्रुप चैट्स फट पड़ेंगे। कोल्ड गॉडेस वाली तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उसकी आवाज में गुस्सा, बेबसी और हल्की सी घबराहट साफ सुनाई देती है, लेकिन मेरी बाहों में मौजूद यह लड़की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। वह अपने गर्म चेहरे को
मेरी बाह से रगड़ती रहती है और पीछे उठ रहे तूफान को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। इसके बाद मैं बेबस चेहरे के साथ गर्ल्स हॉस्टल की सीढ़ियों पर बैठा होता हूँ और मेरे बगल में हान शाओयान अब भी मेरी बाह को कसकर पकड़े रहती है, जैसे वह वहीं चिपक गई हो। आसपास से गुजरने वाली लड़कियां बार बार मुड़कर हमें देखने लगती हैं और आपस में बातें करती रहती हैं। मैं अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह और ज्यादा कसकर पकड़ लेती है। फिर मैं कहता हूँ, हान शाओयान, तुम्हारा फोन कहाँ है? अपनी रूममेट को बुलाओ ताकि वह तुम्हें ले जाए। जिस पर वह पलकें झपकाती है और बड़ी आज्ञाकारी तरह अपना फोन निकालकर मुझे दे देती है। लेकिन फोन हाथ में लेते ही पता चलता है कि उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और वह बंद पड़ा है। अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए मैं अपना फोन निकालकर किसी क्लासमेट से मदद मांगने की सोचता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं फोन अनलॉक करने वाला होता हूँ, हन शाओयान अचानक मेरे कंधे पर सिर रख देती है और धीरे से एक नंबर बोलती है, 50510। यह सुनकर मैं सन्न रह जाता हूँ। तुम्हें मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता है? क्योंकि यह मेरा बर्थडे था और मैंने ये बात कभी किसी क्लासमेट को नहीं बताई थी। एक अजनबी द्वारा मेरा सीक्रेट जान लेने का एहसास मेरे पूरे सिर को सुन्न कर देता है। और फिर जब मैं यह याद करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि आखिर मैंने यह जानकारी कब लीक की होगी, तभी बगल से एक जानी पहचानी और गंभीर आवाज सुनाई देती है, जियांगची, हान शाओयान, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी एकेडमिक एडवाइजर थी और साथ ही हान शाओयान की मेजर लेक्चरर भी, जिस पर मैं घबराकर खड़ा हो जाता हूँ। टीचर वांग, गुड इवनिंग। जिसके जवाब में वो कहती हैं, वाह, तुम दोनों अपनी रिलेशनशिप को छिपाने में बड़े माहिर निकले। नहीं टीचर, आपने गलत समझ लिया। बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरा और हान का कोई खास रिश्ता नहीं है। आज तो पहली बार मैं जल्दी से सफाई देने लगता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि आज से पहले तो मैं ये भी नहीं जानता था कि वह कौन है। शायद उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन टीचर वांग साफ तौर पर मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती, जिस पर उनकी नजर बगल में खड़े गुस्से से भरे किन शैंग पर जाती है। किन शैंग, आधी रात हो गई है, अभी तक हॉस्टल वापस क्यों नहीं गए? यहाँ खड़े होकर थर्ड व्हील बनने का इरादा है क्या? जल्दी वापस जाओ। क्या कल सुबह की क्लास नहीं है? जिस पर टीचर वांग हमें कुछ और हिदायतें देती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। उनके जाते ही मैं राहत की लंबी सांस लेता हूँ। फिर मेरी नजर हान शाओयान पर पड़ती है। वह अब भी मेरी बाह को कसकर पकड़े रहती है, छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाती है। जिस पर मैं गौर करता हूँ कि उसके होंठों के किनारों पर हल्की सी मुस्कान भी दिखाई दे रही है, जैसे उसका कोई प्लान सफल हो गया हो। वह बिल्कुल एक क्लिंगी किटन की तरह मेरे साथ चिपकी रहती है। मैं जितनी कोशिश करता हूँ उतनी ही नाकाम हो जाती है। आखिरकार मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता और मैं अपने रूममेट को मैसेज करके मदद मांगता हूँ। काफी देर तक मनाने, बहलाने और तरह तरह की बातें करने के बाद मैं उसे कॉलेज के पास मौजूद एक शांत से लाइट बार में ले जाता हूँ। मुझे भोलेपन में लगता है कि शायद माहौल बदलने से और थोड़ी फ्रेश एयर मिलने से वह कुछ होश में आ जाएगी, लेकिन मैं पूरी तरह गलत साबित होता हूँ। कुछ फ्रूट वाइन पीने के बाद वह संभलने की बजाय और भी ज्यादा बेकाबू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर लगा कोई सील अचानक टूट गया हो। हल्के नशे में हान शाओयान पहले से भी ज्यादा क्लिंजी हो जाती है। वह मेरी बाह को ऐसे पकड़ लेती है जैसे वह उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो और बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराती रहती है, घर चलो पति जी, मुझे घर ले चलो। इस वक्त रात भी काफी हो चुकी थी। मैं चाहे जितना भी सोचूं, उसे इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। जिस पर मैं उसकी बताई हुई डायरेक्शन के हिसाब से उसे उसके किराए के अपार्टमेंट तक छोड़ने का फैसला करता हूँ। रास्ते भर वह मेरा हाथ पकड़े रहती है, पति जी मत जाइए, आज रात यहीं रुक जाइए ना। जिस पर अचानक मुझे एहसास होता है कि उसके चेहरे की लाली सिर्फ शराब की वजह से नहीं है। मैं हाथ बढ़ाकर उसका माथा चेक करता हूँ और अगले ही पल चौंक जाता हूँ। उसका शरीर डराने वाली हद तक गर्म था, उसे बुखार हो गया था। मैं धीरे से आह भरता हूँ। लगता है आज रात यहाँ से जाना नामुमकिन है। इसके बाद मैं पूरा कमरा छान मारता हूँ। बड़ी मुश्किल से फीवर मेडिसिन ढूंढता हूँ, फिर तौलिया भिगोकर बार बार उसके माथे पर रखता रहता हूँ। वह बुखार में आधी बेहोशी की हालत में होती है, लेकिन फिर भी मेरा हाथ कसकर पकड़े रहती है। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी होती हैं और उसके होंठों से बार बार टूटी फूटी बातें निकलती रहती हैं, पति जी मत जाइए। इसी तरह जूझते जूझते आधी रात गुजर जाती है। आखिरकार उसका बुखार थोड़ा कम होने लगता है और फिर वह धीरे धीरे गहरी नींद में चली जाती है। मैं उसके बेड के पास फर्श पर बैठा रहता हूँ और उसके सोए हुए चेहरे को देखता रहता हूँ। मेरा मन बेहद उलझा हुआ था। आज रात जो कुछ हुआ था वह किसी सपने से कम नहीं था। मैं अपनी अकड़ी हुई गर्दन घुमाता हूँ और उठकर जाने लगता हूँ, लेकिन तभी मेरी नजर बेड साइड टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। वह जानबूझकर उल्टा करके रखा गया था। मेरी क्यूरियोसिटी जाग जाती है, जिस पर मैं धीरे से उसे पलट देता हूँ। फोटो के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। हाई स्कूल कैंपस की धूप के नीचे स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़का एक लड़की को अपनी बाहों में ले खड़ा था। उस लड़की की पोनीटेल बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर चमकती हुई मुस्कान थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि टीनेज हान शाओयान थी, जिस पर मुझे अचानक एहसास होता है कि उसके दिल में पहले से ही कोई था, कोई ऐसा इंसान जो उसके अतीत में रहता था। तो फिर आज रात जो कुछ हुआ, उसकी यह अचानक नजदीकी
उसका बार बार मुझे पतिजी कहना, ये सब आखिर किसके लिए था? क्या यह सिर्फ मेरी किस्मत थी कि मैं उस वक्त उसके सामने मौजूद था, या फिर क्या वह मुझे देखकर उस फोटो वाले लड़के को याद कर रही थी? ये सोचकर मैं खुद पर हल्का सा हंस देता हूँ और चुपचाप वहां से निकलने की तैयारी करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, ट्रिंग ट्रिंग, अचानक फोन की तेज घंटी पूरे कमरे में गूंज उठती है। फोन मेरे रूममेट का था। ताकि लोग फिक्र न करें, मैं कॉल उठा लेता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से लड़कियों की जोरदार चीख पुकार सुनाई देती है। हेलो हान श्याओ यान, तू कहाँ है? फोन बंद है, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही। तू तो फेमस हो गई है, पूरा कॉलेज फट पड़ा है। फोरम पर हर जगह तेरे और उस मिस्टीरियस बॉय के वीडियोस घूम रहे हैं। यह सुनते ही मेरी सांस अटक जाती है, हथेलियों में ठंडा पसीना आ जाता है, जिस पर दूसरी तरफ से फिर आवाज आती है, अरे कुछ बोलो तो, क्या अभी भी रोमांस चल रहा है? इसलिए हम लोगों को टाइम नहीं दे रही क्या? मैं घबरा जाता हूँ। मुझे यह बात साफ करनी ही होगी। अगर ये सब उस फोटो वाले लड़के तक पहुंच गया तो न जाने कैसी गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। जिस पर मैं जल्दी से आवाज धीमी करके कहता हूँ, नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रही हैं। मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बस उसका क्लासमेट हूँ। हान श्याओ यान ने ज्यादा पी ली थी, ऊपर से उसे फीवर भी था। मैं सिर्फ उसे घर छोड़ने आया हूँ। लेकिन मेरी उम्मीद के उलट दूसरी तरफ न कोई शक होता है, न कोई गुस्सा। अगले ही पल वहां जोरदार खुशी की चीखें गूंज उठती हैं। भाई साहब, आप तो हमारे सगे भाई निकले। मैं हैरान होकर कहता हूँ, क्या मतलब? जिस पर वे हंसते हुए कहती हैं, हमारी मैडम तो 10,000 साल पुराने आयरन ट्री जैसी थी और आखिरकार आपके कारण उनमें फूल खिल गया। हम इस दिन का इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई थी। मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं, आप लोग सच में गलत समझ रही हैं। मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। आज रात जो हुआ वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। जिस पर अचानक दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी वे सब एक साथ पूछ बैठती हैं, तो क्या तुम उसके हायर्ड मेल नैनी हो? क्या? मेल नैनी नहीं हूं मैं उसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, जियांगची, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। लेकिन उनकी बातें रुकती ही नहीं। जियांगची, गर्ल्स हॉस्टल के सामने हान श्याओ यान को किस करने वाला मिस्टीरियस बॉय तुम ही थे ना? मैं झल्लाकर कहता हूँ, तो क्या हुआ? इससे क्या साबित होता है? जिस पर वे सब एक साथ बोल पड़ती हैं, सब कुछ साबित हो जाता है। हान श्याओ यान ने सबके सामने तुम्हें पति कहा था। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? भाई, अब एक्टिंग बंद करो। पूरा हमारा डॉर्मेट्री तुम्हारे सपोर्ट में है। वह बीमार है। आज रात तुम्हें वहीं रुककर उसकी देखभाल करनी होगी। उन लड़कियों की अजीब लॉजिक से बहस करना नामुमकिन था, जिस पर मैं सीधा फोन काट देता हूँ। फिर कॉलेज फोरम खोलता हूँ। सर्च पेज पर एक के बाद एक वीडियोस दिखाई देने लगते हैं। बार से लेकर गर्ल्स हॉस्टल तक के हर सीन की रिकॉर्डिंग्स, हर एंगल से शूट किए गए वीडियोस। कोल्ड ब्यूटी सबके सामने मिस्टीरियस बॉय की बाहों में कूदी। पति जी, मुझे छोड़कर मत जाइए। कोल्ड गॉडेस की इमेज पूरी तरह टूट गई। असल में यह एक सुपर स्वीट रिवर्स परस्यूड लव स्टोरी निकली। इन वीडियोस की वजह से हम दोनों पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बन चुके थे। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर वह कौन है जिसे आइस क्वीन जैसी हान श्याओ यान पागलों की तरह चेस कर रही है और पति कहकर बुला रही है। पूरा अपार्टमेंट शांत था। सिर्फ हान श्याओ यान की स्टेडी ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी, जिस पर मेरा ध्यान फिर उस फोटो की तरफ चला जाता है। उस तस्वीर में मौजूद वह मुस्कुराता हुआ लड़का आखिर कौन था? यही सोचते सोचते रात गुजर जाती है। सुबह होने से ठीक पहले मैं लिविंग रूम के सोफा पर थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेता हूँ, लेकिन अचानक बेडरूम से आई एक तेज चीख मुझे जगा देती है। मैं घबराकर दौड़ता हुआ अंदर पहुंचता हूँ। आधी नींद में ही कहता हूँ, हाँ बड़ी मैडम, सुबह सुबह सिंगिंग प्रैक्टिस चल रही है क्या? लेकिन बात पूरी होने से पहले ही मेरी नजर कमरे के अंदर पड़ती है और मैं वहीं जम जाता हूँ। फर्श पर कपड़े बिखरे पड़े थे, फटे हुए स्टॉकिंग्स इधर उधर दिखाई दे रहे थे। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी हस्की डॉग ने रात भर यहाँ तबाही मचाई हो। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। कल रात मैंने सच में सिर्फ उसे दवा खिलाई थी, उसका पसीना साफ किया था और उसे कंबल ओढ़ाया था। इसके अलावा मैंने कोई भी हद पार करने वाली हरकत नहीं की थी। तो फिर फर्श पर पड़ा यह सारा बिखरा हुआ सामान आखिर है क्या? इससे पहले कि कोई मुझे फूल तोड़ने वाला चोर समझ ले, मैं तुरंत वहां से बिजली की रफ्तार से भागने का फैसला करता हूँ। रुको! हान श्याओ यान की आवाज बर्फीले तीर की तरह मेरी पीठ में चुभ जाती है, जिस पर मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता है और मैं धीरे से पीछे मुड़ता हूँ। अगले ही पल उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे से टकराती है। वो मेरी माँ ने फोन किया था। मुझे घर जाकर कपड़े समेटने हैं। भागने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं, बैठकर आराम से बात करते हैं। आराम से बात करें। हान श्याओ यान अपनी भौहें उठाती है। मेरे कपड़े इस हालत में पहुंच गए हैं और अब तुम जिम्मेदारी से भागना चाहते हो? अब तो पूरे इंटरनेट को पता चल गया है कि तुम मेरे पति हो। सारा फायदा उठाने के बाद अब भाग जाओगे? यह सुनकर मैं लगभग बेहोश होने वाला हो जाता हूँ। फायदा किस बात का? ज्यादा से ज्यादा मैं तो रात भर का अनपेड केयर टेकर ही था, जिस पर वह हल्का सा मुस्कुराती है। सच में? जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें सारी डिटेल्स याद दिला सकती हूँ। यह सुनकर मैं तुरंत हथियार डाल देता हूँ। ठीक है, तो बताओ तुम चाहती क्या हो? लेकिन जैसे ही वह सिर झुकाकर तौलिया ठीक करने लगती है, मैं उस 0.1 सेकंड के मौके का फायदा उठाता हूँ। एक कदम पीछे हटता हूँ, फिर बिजली की तरह मुड़ता हूँ और दरवाजे की तरफ फिसलते हुए निकल जाता हूँ। अगले ही पल दरवाजा खोलकर सीधे बाहर भाग जाता हूँ। मैं ठंडे दरवाजे से पीठ टिकाकर लगातार सांसें नाफो लेने लगता हूँ। तभी अंदर से हान श्याओ यान की हंसी भरी आवाज सुनाई देती है।
पति जी मुझे भूल मत जाना, जिस पर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी के द्वारा इस तरह पकड़े जाना थोड़ा एडिक्टिव होता है। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में वह उल्टा रखा हुआ फोटो फ्रेम आ जाता है और अभी जो गर्माहट पैदा हुई थी उसका आधा हिस्सा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। हन शाओयान का यह अचानक बदल जाना, उसकी यह नजदीकी, यह सब आखिर मेरे लिए था या सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा चेहरा किसी हद तक उस लड़के से मिलता था जो उस फोटो में मौजूद था? ये सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता है। इसके बाद मैं अपने हॉस्टल लौट आता हूँ। अभी मैं मुश्किल से बिस्तर पर बैठा ही था कि फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखाई देती है। नाम था हान शाओयान। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ और उसी सेकंड उसका मैसेज आ जाता है। जियांगची, तुम सच में बड़े बेवफा निकले। भागने में तो ओलंपिक चैंपियन हो। मैं स्क्रीन को घूरता रहता हूँ, कई बार टाइप करता हूँ, फिर डिलीट कर देता हूँ। आखिरकार मैं लिखता हूँ, कल रात स्पेशल सिचुएशन थी। वह सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल रेस्क्यू था, उसमें कोई दूसरा मतलब नहीं था। मैसेज भेजते ही रिप्लाई आ जाता है, मेडिकल रेस्क्यू? ऐसा मेडिकल रेस्क्यू जो कॉलेज फोरम के हॉट सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है? अब हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि मेरा हस्बैंड कहाँ है। इस पूरे मेस को साफ करने का क्या प्लान है तुम्हारा? सिर्फ टेक्स्ट पढ़कर ही मैं इमेजिन कर सकता था कि इस वक्त वह दांत पीस रही होगी और उसकी खूबसूरत आंखों में आग जल रही होगी। जिस पर अगला मैसेज आता है, मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देती हूँ, खुद चुन लो। पहला, अच्छे बच्चे की तरह ऑनफिशियली मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और जिम्मेदारी उठाओ। दूसरा, खुद कोई तरीका निकालो और पूरे कॉलेज की मेमोरी डिलीट कर दो, सिर्फ एक बटन दबाकर। यह पढ़कर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। आखिर ये इल्जाम भी तो मेरे ऊपर आसमान से गिरा था। जिस पर मैं तेजी से टाइपिंग करने लगता हूँ, हान शाओयान, जो काम मैंने नहीं किया उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मैं तुरंत एक लंबा क्लेरिफिकेशन पोस्ट लिखूंगा, लेकिन अगले ही पल उसका जवाब आ जाता है, सच में मेरी रूममेट्स अब तुम्हें जीजाजी बुलाने लगी हैं। दिन में 3 बार तुम्हारा हाल पूछती हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता है वे तुम्हारी क्लेरिफिकेशन मान लेंगी? यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ, लेकिन मेरा जिद्दी स्वभाव भी जाग जाता है। तो फिर मैं उनसे फेस टू फेस बात करूंगा। दुनिया में कुछ लोग तो समझदार होंगे। जिस पर हान शाओयान जवाब देती है, ठीक है, सैटरडे आफ्टरनून, सिटी नॉर्थ का हैप्पी फार्म। मैंने सबको बुला लिया है, तुम खुद आकर क्लैरिफिकेशन दे देना, मैं इंतजार करूंगी। अब यह साफ था, ये हॉन्गमैन बैंक्वेट चाहे जो हो, मुझे जाना ही पड़ेगा। सैटरडे आफ्टरनून में शहीद होने वाले सैनिक जैसी फीलिंग लेकर हॉस्टल से नीचे उतरता हूँ, लेकिन गेट तक पहुंचते ही मेरी नजर एक शख्स पर पड़ती है और मैं वहीं रुक जाता हूँ। उसका चेहरा पहले से थोड़ा म्योर जरूर हो गया था, लेकिन मैं उसे तुरंत पहचान लेता हूँ। वह वही लड़का था, वही लड़का जो उस फोटो में हान शाओयान को गले लगाए खड़ा था। मेरा दिमाग भनभनाने लगता है, वह यहाँ क्या कर रहा है? मैं सिर झुकाकर निकल जाना चाहता था, लेकिन तभी वह रुक जाता है और मुझे आवाज देता है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में जटिल भावनाएं दिखाई दे रही थीं। तो तुम दोनों सच में साथ हो गए हो? मैं हैरान रह जाता हूँ। उसके लहजे में कड़वाहट और अफसोस साफ सुनाई देता था। क्या यह लड़का अब भी हान शाओयान को पसंद करता था? मैं कुछ नहीं कहता, जिस पर वह हल्की सी कड़वी मुस्कान देता है। लगता है अफवाहें सच थीं, तो आखिरकार मैं ही हार गया। मैं तुरंत पूछता हूँ, तुमने यह बात किससे सुनी? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता, बस फोन निकालकर मेरी तरफ बढ़ा देता है। स्क्रीन पर कॉलेज फोरम खुला हुआ था और सबसे ऊपर वही वीडियो पिनट था जिसमें हान शाओयान मेरे साथ चिपकी हुई थी। मेरा चेहरा तुरंत गर्म हो जाता है। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, लेकिन शब्द नहीं मिलते। वह मेरी आंखों में गहराई से देखता है। उसकी नजरों में अफसोस भी था, राहत भी थी और कुछ ऐसी भावनाएं भी थीं जिन्हें मैं समझ नहीं पाता। इसके बाद वह फोन वापस रखता है, कुछ नहीं कहता और हॉस्टल एरिया के अंदर चला जाता है। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक नई बात घूम रही थी। अगर वह लड़का भी हान शाओयान के दिल का इंसान नहीं था, तो फिर आखिर वह मुझे लेकर इतनी अलग क्यों थी? इस सवाल का जवाब मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। हैप्पी फार्म जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात चू जियांगली से हो जाती है। जियांगची, बाहर जा रहे हो? हाँ, थोड़ा काम है। सुना है तुम लोग हैप्पी फार्म जा रहे हो, मैं भी वहाँ पेंटिंग इंस्पिरेशन लेने जा रही हूँ, चलो साथ चलते हैं। मैं कुछ देर हिचकिचाता हूँ। आखिर मैं वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने जा रहा था। किसी आउटसाइडर को साथ ले जाना अजीब लग रहा था। जिस पर वह मुस्कुराकर पूछती है, क्या हुआ, कन्वीनियंट नहीं है या किसी स्पेशल पर्सन से मिलने जा रहे हो? उसकी सीधी और साफ नजर देखकर मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस एक नॉर्मल गैदरिंग है। अगर जाना है तो साथ चलो, जगह काफी बड़ी है। इसके बाद हम हैप्पी फार्म पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि हान शाओयान अभी तक नहीं आई थी और पता नहीं क्यों मेरे दिल में हल्की सी निराशा पैदा हो जाती है। कुछ देर बाद हान शाओयान भी पहुंच जाती है। आज उसने एक साधारण सी सफेद ड्रेस पहनी हुई थी, हाथ में चेरीज की टोकरी थी और वह आराम से हमारी तरफ चली आ रही थी, जिस पर आसपास मौजूद लड़कियां तुरंत शोर मचाने लगती हैं। वाह, किसने इनवाइट किया था इन्हें? लेकिन हान शाओयान किसी और की तरफ नहीं देखती। उसकी नजर सीधे मुझ पर टिक जाती है और उसके होठों पर मीठी सी मुस्कान उभर आती है, इतनी मीठी कि जैसे शहद घुल गया हो। दूसरी तरफ किन शैंग का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है और तभी टीचर वांग भी वहां पहुंच जाती हैं। हाथ पीछे बांधकर सिर हिलाते हुए कहती हैं, आजकल के बच्चे भी कमाल हैं, प्यार दिखाने के लिए जगह भी नहीं चुनते। यह सुनकर मेरा चेहरा फिर से लाल हो जाता है। सबकी हंसी के बीच मुझे धक्का देकर हान शाओयान के बगल वाली खाली सीट पर बैठा दिया जाता है। मैं मजबूरी में उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, मिस हान,
अब तो सब लोग आ चुके हैं, क्या हम आखिरकार स्क्रिप्ट के हिसाब से अफवाह क्लियर करना शुरू करें? लेकिन हान श्याओ यान कोई जवाब नहीं देती। वह बस आंखों के कोने से छू जियांग ली की तरफ देखती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, वाह जियांग जी, अफवाह क्लियर करने आए हो और साथ में दूसरी लड़की भी ले आए। क्या आप जिम्मेदारी लेने का इरादा भी छोड़ दिया है? यह कहते ही शायद उसे खुद भी अपनी आवाज में छिपी जलन का एहसास हो जाता है, जिस पर वह अपना हाथ उठाकर हल्के से मुंह ढक लेती है। मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ और चुपके से जियांग ली की तरफ देखता हूँ। वह अब भी वहीं चुपचाप बैठी होती है, जैसे अभी अभी कही गई वह बात उससे बिल्कुल भी जुड़ी ना हो। मैं अजीब सी मुस्कान के साथ जियांग ली की तरफ सिर हिलाता हूँ, जिस पर वह भी बस हल्के से जवाब में सिर हिला देती है। अचानक माहौल पूरी तरह जमसा जाता है। हान त्याओ निग्रिन कुछ नहीं कहती। वह लाल चेहरी धोती है और साफ दिखाई देता है कि उसका हाथ उन्हें मेरी तरफ बढ़ा रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जियांग ली पर पड़ती है, वह अचानक दिशा बदलकर उन्हें अपनी रूममेट के हाथ में पकड़ा देती है। मैं असहज होकर मुस्कुराता हूँ और हान त्याओ निग्रिन के सामने थोड़ा झुककर कहता हूँ, तो मैं सच में बता देता हूँ हमारे रिश्ते के बारे में साफ साफ। जिस पर वह बेपरवाही से कहती है, तुम्हारी मर्जी। मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, सब लोग मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे एक जरूरी बात अनाउंस करनी है। यह सुनते ही कोई चिल्लाता है, अरे ये तो सीधे कन्फेशन करने वाला है। जिस पर मैं घबराकर कहता हूँ, रुको, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर मैं जल्दी से समझाता हूँ, मैं और हान तिएनगिन उस तरह के रिलेशन में नहीं है जैसा आप सब सोच रहे हो। लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले ही कोई और बोल पड़ता है, वाह, सीधे जीजा जी का प्रमोशन हो गया। जीजा जी, आप हान त्याओ नियन को छोड़ना मत। यह सुनकर मेरा सिर दर्द करने लगता है। मैं हान त्याओ नियन की तरफ देखता हूँ और उधर उसका हाल ही अलग होता है। वह सिर झुकाए बैठी होती है, कंधे लगातार कांप रहे होते हैं और हंसी रोकते रोकते उसका चेहरा लाल हो चुका होता है। यह आखिर क्लेरिफिकेशन कहाँ से हो रहा था? यह तो पूरी डिजास्टर बन चुका था। मैं चिढ़कर उसे घूरता हूँ, जिस पर वह सिर उठाती है और अचानक उसका चेहरा पूरी तरह खिल उठता है। वह हाथ से अपना मुंह ढकती है, आंखें चमक रही होती हैं और वह मुझे देख रही होती है। उसकी मुस्कान शरारती भी होती है और बेहद प्यारी भी, जिसे देखकर मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। और ठीक उसी पल मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक धंस जाती है। मैं हैरानी से चिल्लाता हूँ और आगे की तरफ गिर पड़ता हूँ। घबराहट में मेरा हाथ हवा में लहराता है और बिना संभले मेरे होंठ हान तिएन के गाल को छू जाते हैं। उसका गाल नरम और हल्का ठंडा होता है, जैसे कोई करंट पूरे शरीर में दौड़ गया हो। हान तिएनगिन तुरंत जमसी जाती है, उसकी आंखें गोल हो जाती हैं और चेहरा गर्दन तक लाल पड़ जाता है। तभी अचानक एक तेज आवाज पूरे माहौल को चीर देती है, रुको, जियांगची हान तिएनगिन का बॉयफ्रेंड नहीं है। पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। सभी लोग हैरानी से उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे बगल में खड़ी हान त्याओ नियन के आसपास का तापमान एक पल में फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया था। और फिर वह लड़की बोलती है, क्योंकि जियांगची मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हो जाता है, सब कुछ खाली पड़ जाता है। चारों तरफ दम घोंट देने वाली खामोशी छा जाती है। हान तिएनगिन अचानक सिर उठाकर जियांग जी की तरफ देखती है, क्या वह सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर वह लड़की तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल, मैं ही जियांगची की गर्लफ्रेंड हूँ। इतना कहकर वह मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है और लगभग मुझे बाहर की तरफ खींच ले जाती है। मैं आधा घसीटा हुआ उसके साथ चल पड़ता हूँ और जल्दी से पीछे मुड़कर देखता हूँ। वहां हान त्याओ नियन अब भी उसी जगह खड़ी होती है। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका होता है और उसकी नजर लगातार हमारी पीठ पर टिकी रहती है। जब तक हम कैंपस की पेड़ों से घिरी सड़क तक पहुंचते हैं, तब जाकर जियांग ली मेरा हाथ छोड़ती है। वह सिर झुकाए अपने जूते से सूखे पत्ते कुरेद रही होती है, फिर धीमी आवाज में कहती है, सॉरी, अभी मैं थोड़ा ज्यादा इंपल्सिव हो गई थी। मैं काफी देर तक चुप रहता हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका होता है। वह अपनी उंगलियां आपस में फंसाए खड़ी होती है, फिर एक गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखती है। एक सीनियर मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा है। उसने मेरे हाई स्कूल के कुछ पुराने फोटोज ढूंढ निकाले और वह बार बार कह रहा है कि उस फोटो में जो लड़का साइड से दिखाई दे रहा है वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। यह कहते हुए वह अपना फोन निकालकर मुझे फोटो दिखाती है। फोटो थोड़ी ब्लरी होती है। बैकग्राउंड में स्पोर्ट्स मीट चल रही होती है। एक लड़का स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में साइड से खड़ा होता है, लेकिन उसकी हेयर स्टाइल और फेस आउटलाइन सच में कुछ हद तक मुझसे मिलती जुलती होती है। इसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होता है। आखिर जियांग ली की नजर में मैं हमेशा सड़क किनारे लगे किसी लैंप पोस्ट जैसा ही रहा हूँ, जिसकी मौजूदगी का कोई खास मतलब नहीं होता। लेकिन अब तो सीधा एक्स बॉयफ्रेंड बनकर शील्ड का काम कर रहा था। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ। वह साफ ऐसी लग रही होती है जैसे मजबूरी में यह आखिरी तरीका अपनाना पड़ा हो। मैं अपनी कनपटी दबाता हूँ। ठीक है, इस बार यह बोझ मैं उसके लिए उठा लेता हूँ। जब मैं जाने लगता हूँ तब वह एक और बात कहती है, तुम भी थोड़ा सावधान रहना। हैप्पी रनिंग क्लब वाले लोग और हान तिएन की तरफ के लोग शायद तुम्हें सिर्फ मजाक समझ रहे हैं। इसके बाद पूरा एक हफ्ता हैरान कर देने वाली शांति में गुजरता है। कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, कोई ताना नहीं मारता और हान तिएन भी पूरी तरह मेरी नजरों से गायब हो जाती है। सोशल मीडिया भी बिल्कुल शांत रहता है। मैं लगभग मान चुका होता हूँ कि सारी परेशानी खत्म हो गई। लेकिन क्लास शुरू होने से पहले मेरी मुलाकात एक बार फिर हान तिएनगिन से हो जाती है। वह कुछ क्लासमेट्स के साथ किसी बात पर चर्चा कर रही होती है। शायद उसने मुझे देखा भी नहीं होता, लेकिन मैं लगातार उसे देखता रहता हूँ। यहाँ तक कि जियांग ली भी आखिर बोल पड़ती है, अरे तुम्हारी तो आत्मा ही उड़ गई है क्या?
सामने जाकर ऑटोग्राफ भी ले आओ। यह सुनकर मैं अचानक होश में आता हूँ। मेरा चेहरा गर्म हो जाता है और दिल ऐसे धड़क रहा होता है जैसे उसके अंदर कोई खरगोश उछल रहा हो। बड़ी मुश्किल से छुट्टी का समय आता है। मैं टीचिंग बिल्डिंग के कॉरिडोर में चल रहा होता हूँ। तभी अचानक मेरी पीठ पर वजन महसूस होता है। दो पतली लेकिन मजबूत बाहें मेरी कमर को कसकर पकड़ लेती हैं। अगले ही पल एक बेहद परिचित खुशबू मेरी नाक तक पहुंचती है। यह हान तिएनगियन होती है। मेरे दिमाग में फिर से धमाका हो जाता है। सारा खून सीधे सिर की तरफ दौड़ पड़ता है। मैं मुश्किल से पीछे मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि हान तिएनगियन का शिकायतों से भरा चेहरा मेरे बिल्कुल पास होता है। वह नाक सुड़कती है और दयनीय आवाज में कहती है, पति। मैं वहीं पत्थर बन जाता हूँ। हैंतियन, तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। कौन पति? लेकिन वह और भी दुखी आवाज में बोलती है, पति, मुझे मत छोड़ो, उसके साथ मत जाओ। पति, तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाना चाहते हो। मुझे महसूस होता है कि अगले ही सेकंड में लोगों की नजरों और गॉसिप से टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। मैं पागलों की तरह सोजांगली को आंख मारकर मदद मांगता हूँ। छोड़ दो उसे। दीदी, प्लीज मेरी मदद करो। सोजांगली मेरे दर्द भरे चेहरे को देखती है और फिर कहती है, पहले इसे संभालो। ये मेस